अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। आप तमाम लोगों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। प्रोग्राम में आगे चलकर इस पर बात करेंगे और आज अमेरिका के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे पास यहाँ पर कैबिनेट में माशाल्लाह तोसी हुई है। अब 43 के करीब वज़रा हो गए हैं। हालांकि इससे पहले जितने भी इकोनॉमिस्ट से बात की, जितने भी माशी तजियाकारों से बात की, तो उन्होंने यही कहा कि हुकूमत को अपने अखराजात कम करने पड़ेंगे और कम करने का एक तरीका ये भी है कि कम से कम छोटी से छोटी कैबिनेट रखी जाए। लेकिन हुकूमत ये कहती है कि बहुत सारे पोर्टफोलियोज खाली थे, बहुत सारी जगहों पर ज़रूरत थी कि जहाँ पर वज़रा होते, कलमदान संभालते, तो इसी वजह से ये कैबिनेट को एक्सपेंड किया गया है। इस पर मज़ीद बात करने के लिए प्रोग्राम में आज मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में मुझे सैयद नवीद कमर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, ज्वाइन करेंगे। इसके साथ साथ कैसर अहमद शेख साहब जो कि वफाकी वज़ीर हैं बराए बहरी उमूर के, वो भी ज्वाइन करेंगे। तो नवीद कमर साहब, आपसे बात का आगाज़ करती हूँ। सर अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले ये बता दीजिए कि आप मौजूदा हालात में इस फैसले को दुरुस्त समझते हैं जो कैबिनेट को एक्सपेंड किया गया है? देखिए, हालात का इशू नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये सवाल नहीं है कि खर्चा कितना होगा और हमारे डेफिसिट पे कितना फर्क पड़ेगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि कुछ ओवरकिल हो गया है। पहले वज़रा होते नहीं थे तो असेंबली पार्लियामेंट में भी अक्सर ये शिकायत होती थी कि वज़रा आते नहीं है, जवाब नहीं देते। तो मेरा ख्याल है कि बैलेंस तो होता जरूर कि काफी पोर्टफोलियो जो खाली थे वो भरने चाहिए थे। मॉडर्न गवर्नेंस इसी तरह से चलती है, लेकिन मेरा ख्याल है कुछ ज्यादा एक्सट्रीम और लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट है, उसको हम टच कर रहे हैं सारे कैटेगरीज में, जो कि ओवरकिल है। सही, यानी आप दोनों समझते हैं। सर, कुछ दिनों पहले आसिफ अली जरदारी साहब ने लाहौर के गवर्नर हाउस में पीपल्स पार्टी के आम रहनुमाओं से मुलाकातें की थी, पार्लिमानी रहनुमाओं से, जिसके बाद मुख्तलिफ अखबारात में ये खबरें लगी कि आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात सुने और उन्हें कहा कि वो वज़ीर आज़म से मामले पर बात करेंगे, क्योंकि हुकूमत का साथ देना मजबूरी है। मजबूरी की वजह क्या है सर? मजबूरी क्या है? देखिए, जब पहले ही हुकूमत जिस वक्त बन रही थी तो भी यही डिलेमा था पीपल्स पार्टी के लिए कि जिस तरह से डिवाइडेड मैंडेट दिया गया या आया, उसमें हुकूमत साजी जो है पीपल्स पार्टी के हाथ में नहीं थी। लेकिन एक ऑप्शन ये था कि किसी को भी ना ज्वाइन किया जाए। पीटीआई ने अपने आप को आइसोलेट कर दिया और गवर्नमेंट के साथ चलना यूं मजबूरी थी कि उसका ऑल्टरनेटिव ये था कि पार्लियामेंट जो है डिसॉल्व हो जाए, मुल्क में बेयकीनी की सूरत हाल हो, या फ्रेश इलेक्शंस हो होपफुली, या फिर कोई और रास्ता देखा जाए। तो इसलिए सिस्टम को चलाने के लिए उस हद तक मजबूरी थी कि न किसी के साथ करके इस पार्लियामेंट को चलाना है। तो वो मजबूरी एक हद तक तो जरूर है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि जो हमारे साथ अग्रीमेंट्स किए गए, इन राइटिंग किए गए, उसको जो है ऑनर ना किया जाए। फिर एक मजबूरी आके एक हद तक उसके बाद हमारी मजबूरी ये भी हो जाएगी कि चले फिर गवर्नमेंट को गिरा देते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। सो ये जो बात है दोनों साइड्स को, पर्टिकुलरली गवर्नमेंट को जरूर देखनी चाहिए कि जब हम कहते हैं मजबूरी, तो मजबूरी को भी इस तरह से ना लिया जाए कि वो अपनी मर्जी से जो चाहें वो करें। पॉलिसीज भी उसमें कंसल्टेशन ना हो, लेजिस्लेशन में कंसल्टेशन ना हो, तो फिर तो नहीं चल सके। सर, आपका जो मुआहदा हुआ था जिसकी वजह से आप हुकूमत का साथ दे रहे हैं, इस मामले पर फिर वज़ीर आज़म साहब ने नवाज शरीफ साहब से भी मुलाकातें की और वहाँ से भी यकीन दहानियों के हवाले से बात हुई, लेकिन उसके बावजूद भी अमल दरामद नहीं हो सका मुआहदों पर। क्यों सर? इसका जवाब तो वो ही दे सकते हैं, क्योंकि कमेटियां भी बनी, डायलॉग भी हुआ और हमारे ऐसे ऑन सर्टन लेवल ताल्लुकात सही हैं। हम एक दूसरे से बातचीत भी करते हैं, चीजें सामने भी रखते हैं, लेकिन जहां क्रिटिकल चीजें आती हैं वहां अगर इम्प्लीमेंटेशन तो फिर बड़ी मुश्किलात पड़ जाती है। सर, तो क्या कहीं पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ये सोच पाई जाती है कि अगर मुतालबात पूरे नहीं होते तो हिमायत वापस ले ली जाए या हुकूमत को गिरा दिया जाए, जैसे पीडीएम में आप लोगों ने किया था?
देखिए बात सारी ये जाहिर है कि ऐसे स्पेकुलेटिव बातें इस चीज पे नहीं हो सकती, लेकिन जरूर इस पे पार्टी के अंदर एक सोच है, और एक दिन फिर मौकों पे जैसे अभी बजट आ रहा है उस लिहाज से जरूर बैठ के मशावरत तो करनी पड़ेगी कि क्या ऑप्शंस है। अच्छा सर, बिलावल भुट्टो साहब जब अमेरिका में खिताब करते हैं तो कहते हैं कि इदारों को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अगर पीपल्स पार्टी ऐसा समझती है कि अपोजिशन जो है वो सियासी इंतकाम का निशाना बन रही है, तो जो ये कर रहे हैं आप उसी हुकूमत का तो हिस्सा हैं, आप कैसे खुद को इस सारे मामले से अलग कर सकते हैं सर? हुकूमत में है नहीं, हुकूमत में नहीं है, लेकिन बात सारी ये है कि जो बात है, जो प्रिंसिपल है, वो तो अपनी जगह पे दुरुस्त है ना। किसी को भी इस चीज को मनूवर इस तरह से नहीं करना चाहिए ना कि इदारे जो हैं एक पॉलिटिकल पार्टी या दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लिए इस्तेमाल हो। इलेक्शंस में मसलन जो 18 वाली इलेक्शन देख लें या 24 वाली इलेक्शन देख लें, ये इल्जाम तो खुल के सामने आए थे। तो ये नहीं हो सकता कि जब मुझे सूट करता है तो वो सही है और जब मुझे नहीं सूट करता तो ये नहीं, एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल नहीं। अब सर पीका एक्ट को ही देख लें, वहां पर जल्दबाजी का मुजाहरा किया गया, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मुशावरत नहीं की गई। हालांकि आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से बिलावल साहब ने भी कहा, हमें सदर साहब की तरफ से भी इसी तरह की बातें मिली। फिर हुआ ये कि पीपल्स पार्टी की तरफ से कहा गया कि कुछ तब्दीलियां करवाई हैं, हुकूमत बड़े सख्त फैसले करना चाहती थी, तो क्या है वो बताएं ना। आपके सामने आता जो कि ओरिजिनल था, क्योंकि जो ओरिजिनल था उसमें बहुत सारी जो है चीजें ऐसी थी जो कि जाहिर है कि किसी को भी काबिल कबूल नहीं होती। उस वक्त भी यही मशवरा दिया गया कि स्टेक होल्डर्स जो हैं, जो कि अल्टीमेटली यूजर्स हैं, उनके साथ जरूर मशावरत की जाए, उसके बाद ही कानून साजी की जाए। लेकिन समहाउ ज्यादा इसको जरूरी उस वक्त नहीं समझा गया। आज फिर हमारी तो यही सदा होगी कि सबको बिठा के साथ करके, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं एक हद तक तो सब उससे एग्री कर सकते हैं, जो तरीक़ेकार है उसको बैठ के बेहतर किया जा सकता है। सही सर, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हैं, साथ साथ उस मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा भी थे आप, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN और हुकूमत के दरमियान जो मामला चल रहे थे PTI के दरमियान। PTI ये दावा करती है कि इमरान खान को बनी गाला और खैबर पख्तूनख्वा मुंतकली की पेशकश हुई। अली अमीन साहब कह रहे हैं कि पहले 80% फिर 99% मामला तय पा गए थे। आप ज्यादा सही बता सकेंगे सर, कहाँ पेशकश हुई थी, किसने की थी, और हुई भी थी ऐसी कोई पेशकश? कोई चीज हमारे सामने नहीं हुई ना आई। ये सारे क्लेम्स हम PTI के ज़बानी जरूर सुनते हैं, ये ना टेबल पे था, ना हमें ना हुकूमत ने कोई ऐसी चीज इंडिकेट की। मेरा ख्याल है कि अगर कोई PTI वालों के साथ कोई बात कर रहा हो तो, लेकिन उसको मज़ाक़ात का हिस्सा तो नहीं समझा जाता। आई डोंट नो किसने, वो तो नाम भी नहीं ले रहे थे, किसने कमेंट किया था। कम से कम हम सब जो हैं, हमें ये इंफॉर्मेशन जब उनके साथ बैठ के डायलॉग कर रहे होते हैं, लेकिन वो तो और दुनिया की बात कर रहे हैं जिसका हमें कोई बिल्कुल ठीक। सर नहरों के मामले पर भी जरा बता दीजिएगा, पीपल्स पार्टी बड़ा खुलकर कह रही है कि ऐसा होने नहीं देंगे। इरसा से मंजूरी हो चुकी है सर, तो अब आपके पास क्या ऑप्शंस हैं, कहाँ तक जाएंगे? देखिए ऑप्शन तो सारे जो भी इस्तेमाल हो सकेंगे वो करेंगे। पीपल्स पार्टी के लिए ये एक एसेंशियल इशू है। जाहिर है कि पानी एक बहुत ही संजीदा और सेंसिटिव मामला है। पूरा जो नहरों का सिस्टम है उसके आखिर में जो है हमारे एरियाज आते हैं। अगर उनको बंजर कर दिया जाए किसी और इलाके को सरसब्ज करने के लिए, वो कहाँ का इंसाफ? डेफिनेटली पीपल्स पार्टी सारे ऑप्शन से इस्तेमाल करें, और इस ऑप्शन में अदालत भी जा सकते हैं। सर 10 मार्च को सदर पार्लियामेंट से खिताब करेंगे, हुकूमत का जो 1 साल की कारकर्दगी है वो बताई जाएगी, और कहा यह जा रहा है कि शायद कुछ सैलरी क्लास के लिए भी कोई रिलीफ देने समेत कहीं हम ऐलानात करने जा रहे हैं। सदर साहब अगर कुछ ऐसा है तो मेरे प्रोग्राम के जरिए खुशखबरी तो दें सर। अब ये चीजें प्रेसिडेंशियल एड्रेस में नहीं आती। वो गवर्नमेंट अगर अपना प्रोग्राम देगी उसमें सदर साहब भी अपने भी जो है आइडियाज
वो जरूर शामिल करेंगे। यूजुअली ये स्टेट ऑफ द यूनियन या कोई स्पीच इसी ट्रेडिशन में जो होता है वो गवर्नमेंट बाय लार्ज अपना फ्यूचर का प्रोग्राम देती है। अब गवर्नमेंट की जो PMLN की है हम उसका हिस्सा नहीं है, तो वी डोंट नो कि वो क्या प्रोग्राम आगे करेंगे। लेकिन जाहिर है कि कुछ हम चाहेंगे कि थोड़ा सा ओवरऑल डेमोक्रेटिक। चले आखिर में नवीद साहब जरा मुझे ये बता दीजिए ना सर, हुकूमत अपना वक्त पूरा करती हुई नजर आ रही है आपको? हुकूमतें तो पूरा टाइम नहीं कर रही होती, लेकिन आपने देखा है कि पिछले कुछ असेंबलियां जो है वो अपना टाइम पूरा करती हैं, तो आई सर्टेनली होप कि ये असेंबली टाइम पूरा करे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं आप, आपको असेंबली वक्त पूरा करती हुई नजर आ रही है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब के हवाले से आपने बात नहीं की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नवीद कमर साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे, हम गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन जरा कल की बात कर लेते हैं। जो कुछ कल हुआ, यानी व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के साथ जो कुछ हुआ, उस पर मिर्ज़ा गालिब का शेर बड़ा सादिर आता है कि निकलना खुल से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। अमरीकी ऐवान सदर में दो सुदूर के दरमियान ऐसी गुफ्तगू शायद पहले कभी नहीं सुनी किसी ने, और ना ही किसी ने ऐसा सोचा होगा कि किसी गैर मुल्की सदर के साथ अमरीका ऐसा भी कभी कर सकता है। लेकिन कल व्हाइट हाउस में यूक्रेनी सदर के साथ जो कुछ हुआ उसने सबको सकते में डाल दिया है। ये सारा मामला जुड़ा हुआ है यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी जंग के खात्मे और मजीद अमरीकी इमदाद से। 2 रोज़ पहले सदर ट्रंप ने ऐलान किया था कि यूक्रेनी सदर अपनी ज़मीनी मादनियात और दीगर कुदरती वसाइल तक अमरीका को रसाई देने पर राज़ी हो गए हैं। लेकिन कल जब सदर ज़ेलेंस्की वाशिंगटन पहुँचे तो उन्होंने अमरीका से गैर मशरूत मुआहदे से इनकार करते हुए अमेरिका से सिक्योरिटी गारंटी का मुतालबा किया है, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने इनकार कर दिया। इस नुक्ते पर नाज़रीन बात बिगड़ी और फिर बिगड़ती ही चली गई। सदर ट्रंप ने घर आए मेहमान को दुनिया के सामने बेइज्जत करके बाहर निकाला। यूं व्हाइट हाउस में आलमी सिफारती तारीख का एक बड़ा अनोखा तरीन वाक़या पेश आया। ऐसा लगता है कि ट्रंप ने दुनिया को पैगाम दिया है कि अब सबको समझ आ जाना चाहिए कि ट्रंप का अमेरिका है रिवायत शिकन है, इखलाक शिकन है, बेपरवाह है। क्योंकि गुज़िश्ता 2-3 दिनों में अमरीकी सदर ट्रंप उन्होंने यूक्रेनी सदर और बरतानवी वज़ीर आज़म के साथ जो कुछ किया है, इससे कम से कम यही लगता है। ट्रंप ने 2 रोज़ पहले ही बरतानवी वज़ीर आज़म को भी मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने टोका था। नाज़रीन, ट्रंप के रवैये की बात तो हर तरफ हो रही है, लेकिन जो अमेरिका के नायब सदर हैं JD वेंस, ये भी यूक्रेनी सदर के साथ बदतरीन रवैया इख्तियार किए हुए थे। वो भी दिखा देती हूँ आपको। इतना बुरा बर्ताव तो शायद अमेरिकी तारीख में किसी दुश्मन मुल्क के सरबराह के साथ भी नहीं हुआ होगा जो यूक्रेनी सदर के साथ हुआ। दुश्मन मुल्क से याद आया कि अमेरिका जो रूस को अपना हरीफ मानता है, और यूक्रेन जंग में अमेरिका ने रूस के खिलाफ यूक्रेन की माली और फौजी मदद भी की है। लेकिन ट्रंप की आमद के बाद सब कुछ एकदम से उल्टा हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप अब रूसी सदर को स्मार्ट शख्स करार दे रहे हैं, बल्कि यूरोपीय इत्तेहाद नेटो को यूक्रेन जंग का जिम्मेदार करार दे दिया है। जैसे यूक्रेन ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा यूरोप हक्का बक्का हो गया है। ट्रंप को व्हाइट हाउस में आए अभी 6 हफ्ते ही हुए हैं, लेकिन खुद अमेरिका और दुनिया के लिए ये 6 हफ्ते किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं है। ट्रंप ने अहम तरीन ओहदों पर मुतनाज़ तैनातियाँ की हैं। चीन, कनाडा, यूरोप और एशिया के ममालिक से दरामदात पर भारी टैरिफ आयद करने के मुतनाज़ फैसले किए हैं। गजा, पैनामा कैनाल और ग्रीनलैंड पर कब्जे के मंसूबे पेश किए हैं। कनाडा को अमेरिका की 51वीं रियासत करार दिया है और खलीज मैक्सिको का नाम गल्फ ऑफ अमेरिका रखने का ऐलान किया है। पेरिस क्लाइमेट मुआहदे से अमेरिका को अलग करने का हुक्म दिया। ये फहरिस्त ना बड़ी तवील है, जिसके लिए शायद एक मेरा प्रोग्राम तो कम पड़ जाएगा। लेकिन सदर ट्रंप के इन तमाम फैसलों और ऐलानात ने दुनिया को बड़ा हैरान कर दिया है, बल्कि दंग कर दिया है। दुनिया के मारूफ जरीदे द इकोनॉमिस्ट ने सदर ट्रंप के फैसलों पर तनकीद करते हुए अपने कवर पेज पर उनके लिए माफिया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। अमेरिका के अंदर जो चोटी के दानिश्वर समझे जाते हैं और सिफारतकार हैं, वो ट्रंप के चलन को अमेरिका के तशख़्ख़ुस के लिए ज़हर कातिल करार दे रहे हैं। ट्रंप के इस नए लेकिन हैरान कुन तर्ज से सदारत को हॉलीवुड की मशहूर माफिया किंग फिल्म गॉडफादर से तशबीह दी जा रही है। सदर ट्रंप के साबिक मुशीर बराए कौमी सलामती जॉन बोल्टन ने तो यहाँ तक कह दिया कि ट्रंप को ना अमेरिका के दोस्तों की पहचान है, ना ही अपने दुश्मनों का अंदाज़ा है। नामवर अमरीकी तजिया निगार ये मुसलसल ट्रंप से मुताल्लिक न्यूयॉर्क टाइम्स में लिख रहे हैं कि गुज़िश्ता दिनों उन्होंने ये भी लिखा कि क्या अमेरिका को एक माफिया डॉन चला रहा है
और कल के वाक़े पर उन्होंने लिखा कि सदर ट्रंप और नायब सदर ने जिस तरह एक सोचे समझे मंसूबे के तहत यूक्रेनी सदर पर हमला किया है, ऐसा अमेरिका के 250 साल तारीख में कभी भी नहीं हुआ। बीबीसी के एडिटर जॉन सिम्पसन कहते हैं कि किसी भी अमेरिकी सदर ने अपनी ज़ाती खुसूसियात और शख्सियत को ट्रंप की तरह अमेरिका की पॉलिसीज़ पर असरअंदाज नहीं होने दिया। और सूरत हाल ये है कि ट्रंप के करीब शायद आज कोई भी ऐसा नहीं हो जो ट्रंप को ये राय दे कि जनाब सदर, आपको अपने बयान से पीछे हटने पर गौर करना चाहिए। वाकई शायद ऐसा ही है, क्योंकि कल जो कुछ हुआ वो दुनिया के सामने है। इसके बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने भी इस मामले में अपना हिस्सा डालते हुए यूक्रेनी सदर से माफ़ी का मुतालबा कर दिया। इस तमाम मामले पर सिर्फ अमेरिका ही नहीं नाज़रीन, दुनिया भर से ट्रंप और उनकी इंतज़ामिया पर तनकीद हो रही है, लेकिन ट्रंप को किसी की परवाह नहीं है, किसी की फिक्र नहीं है। वो तो इस पूरे वाक़े के बाद भी यूक्रेनी सदर को गरीब और न जाने कैसे कैसे इस सारे मामले पर नाज़रीन मुझे जिस बात ने सबसे ज़्यादा हैरान किया है ना, वो ये है कि दुनिया को इंसानी हुकूक़ के भाषण और आज़ादी इजहार राय की बड़ी बड़ी तकरीरें करने वाले, ख़ुद को सुपर पावर समझने वाले अमेरिका और इनके सदर का बयान और स्टेटमेंट या जहन इतना छोटा हो सकता है कि अपने घर आए हुए मेहमान को उसके कपड़ों पर जांचें और दुनिया के सामने उसके पहनावे का मजाक उड़ाया जाए। इस सूरत हाल में तो बस यही कहा जा सकता है कि गॉड ब्लेस अमेरिका। इस पर बात करने के लिए एजाज चौधरी साहब हैं, साबिक सफ़ीर बराए अमेरिका, मेरे साथ मौजूद हैं, ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ सर, जो कुछ कल हुआ आज भी फिर इसकी कुछ मज़ीद कड़ियाँ चलती रहीं, जिस तरह का रवैया उन्होंने इख्तियार किया यूक्रेनी सदर के साथ, इस पर हर कोई हैरान हो रहा है, बल्कि अमेरिका के अंदर से ही इस पर आवाज़ें आ रही हैं ना। सर, आपने वहाँ पर सर्व किया है, कैसी देख रहे हैं आप मौजूदा सूरत हाल? ऐसा मंजर इन आंखों ने पहले तो नहीं देखा था। ये हकीकत है कि कई बार बड़ी तल्ख मुलाकातें हुई हैं, लेकिन वो मीडिया के सामने नहीं होती थी। तो इस लिहाज से ये बहुत ही एक नादिर किस्म का मौका था कि मीडिया के सामने और कैमरास के सामने एक आए मेहमान के साथ इस कदर ज़्यादा तल्ख अंदाज में बात की जाए। लेकिन ये ट्रंप दौर है और उनका स्टाइल है ये कि दबाव डालो जितना डाल सकते हो और फिर बाद में डील करें। और आपको पता है कि आयरॉनिक ये भी है कि ये दोनों एग्रीमेंट अनाउंस करने आए थे, क्योंकि मिनरल्स फॉर सिक्योरिटी के नाम से इन्होंने पहले नेगोशिएट किया हुआ था, लेकिन कुछ थोड़े से इख्तलाफात थे और वो इस तरह खुलकर सामने आए कि जैसे कहते हैं ना कि अच्छा नहीं लगा जी। पूरी दुनिया में इसका समझ ली मजाक ही उड़ रहा है कि ये क्या स्टाइल है नेगोशिएशंस का। सर, प्रेसिडेंट जो इस वक्त सदारत का तरीका है ना, उस पर उनके बड़े बड़े दानिश्वर लिख रहे हैं, उनको माफिया करार दे रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि उनके आसपास भी कोई ऐसा मौजूद नहीं है जो उनको कह सके कि आप अपने अमल के ऊपर कुछ तवज्जो दीजिए। तो उन्होंने जो कहा वो दुरुस्त लग रहा है इस वक्त। जी, कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है। पिछली मर्तबा जब वो थे पावर में, तो उस वक्त जो उनकी टीम थी वो उनको रोकती थी और इस बात का उनको गिला भी था कि मेरा एजेंडा उस तरह नहीं एडवांस हो रहा। तो इस दफा उन्होंने बिल्कुल लॉयलिस्ट जो वफादार किस्म के लोग हैं जो वो उन्होंने अपने इर्द गिर्द जमा कर रखे हैं। और वाइस प्रेसिडेंट का जो अंदाजे गुफ्तगू था उससे भी यही अंदाजा हो रहा था कि अब डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ ये चाहते हैं कि सिर्फ ऐसे लोग उनकी टीम में हों जो उनका हाथ न रोके। ये थोड़ा खतरनाक भी है, क्योंकि किसी भी चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए अंधाधुंध भागना, खाली एक उनका अमेरिका फर्स्ट का नारा लगाकर, और ये अमेरिका के भी शायद इतने मफाद में ना हो। ये बात सही है कि अमेरिका का मफाद उनको ज्यादा पता होगा, हम कौन है फैसला करने वाले। लेकिन जो नजर आ रहा है वो यही है कि ये अमेरिका को ग्रेट तो क्या, ये जो तनहा करते जा रहे हैं सारी दुनिया से, क्या दोस्त क्या दुश्मन, सबसे फासला बढ़ता जा रहा है। तो लेकिन ये उनका अंदाज है, उनका ख्याल है कि इससे अमेरिका को फायदा होगा। मेरा तखमीना ये है कि शायद उनको उस तरह के नताइज ना मिल सके, बल्कि पूरी दुनिया में अमेरिका कट के रह जाएगा। इतनी बड़ी ताकत है, उसका दुनिया के साथ वाबस्ता रहना जरूरी है दुनिया के अमन के लिए। लेकिन इस किस्म का जो अंदाजे रियासत है
वो हमारे लिए बहुत ही हैरान जी सर। रशिया का और अमेरिका का फिर एक कंटेंशन और एक बड़ा तवील उनका माजी है। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का जिस तरह का झुकाव रूस की तरफ हो और यूक्रेनी सदर के साथ जो कुछ उनका रवैया हो, उस पर मगरबी ममालिक में फिर किस तरह के हालात जन्म लेंगे, इस पर मैंने आपसे बात करनी। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। एजाज चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बात हो रही है जो कुछ कल अमेरिका में हुआ है उस पर। सर, रशिया का और अमेरिका का एक बड़ा तवील माजी है और तल्ख माजी है, लेकिन जिस तरह का अभी एटीट्यूड, गैर रिवायती एटीट्यूड रहा है अमेरिकी सदर का, उसके बाद ऑब्वियसली यूक्रेन ही नहीं बल्कि यूरोप भी बड़ा वर्ता है हैरत में है ना इस सारे मामले पर। तो अब इत्तेहादियों की सियासी और माशी सूरत हाल को इस सारे मामले के बाद कैसा देख रहे हैं आप? मुझे एक अफरा तफरी का माहौल नजर आ रहा है। उसकी वजह यह है कि यूरोप इस वक्त बहुत एक अचंभे में है। यूरोप ने पिछले 70-80 साल में अपने दिफा की ज़रूरियात जो हैं वो नेटो को उधार दे रखी थी कि नेटो करेगा सब कुछ। चुनांचे उनके पास इतना वाफर पैसा आ गया कि वो वेलफेयर ओरिएंटेड हो गए। अब जब उनको दोबारा से अपना डिफेंस पे एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा तो ये एकदम से तो नहीं होगा, ये आहिस्ता आहिस्ता परसेंटेज ऑफ जीएनपी बढ़ाएंगे। दूसरी तरफ यूरोप के अंदर फार राइट टेंडेंसी बहुत आ रही है, एंटी इमिग्रेंट सेंटीमेंट आ रहा है। तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है किरण साहिबा कि जैसे 100 साल पीछे चले गए। जब आप 1920 की दहाई देखें तो उस वक्त भी इसी किस्म का माहौल था, एक कश्मकश थी, नैरो नेशनलिज्म था और साथ ही साथ एक फार राइट की टेंडेंसीज थी। मुझे कोई माहौल बहुत अच्छा नजर नहीं आ रहा। हमारे पास भी ना ट्रंप से बड़ी उम्मीदें हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान के हवाले से ट्रंप से उम्मीदें लगाई हुई हैं। इस तरह की कोई उम्मीद आपको बराती हुई नजर आ रही है? और अगर कुछ होता है तो हम इस पोजीशन में हैं कि हम इनकार कर सकें? डोनाल्ड ट्रंप तो ट्रांजैक्शनल आदमी है और वो उसी सूरत में इमरान खान साहब की हमायत करेंगे या किसी और के भी पाकिस्तान में जब उनको उनसे कुछ तवक्को हो कि हमें मुझे ये मिलेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारे कांग्रेसमैन और दूसरे लोग कह चुके हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना एडमिनिस्ट्रेशन को कोई ऐसा नजर आ रहा है कि हमें बहुत फायदा होगा। हाँ, अगर पाकिस्तान में डिस्टेबलाइज करना हो पाकिस्तान को, या उनका ख्याल है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के लिए मसाइल कर रहा है या चीन के बहुत करीब हो रहा है और डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, फिर वो दाखिली मामलात में इंटरफेयर करेंगे। लेकिन वो भी अगर करेंगे तो जरा निचली लेवल पे करेंगे। मुझे कोई ऐसी सूरत हाल नजर नहीं आ रही कि वहां से कोई सदारती लेवल पे या इवन वाइस प्रेसिडेंट लेवल पे कोई इंटरवेंशन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की कि अगर डिस्टेबलाइज करने की सोच है तो फिर शायद कोई इंटरवीन किया जा सकता है। सर, अफगानिस्तान की भी बात कर लेते हैं ना, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए। ट्रंप अफगानिस्तान से अमेरिका का जो असलहा है, जब वो इवैक्यूएट हो रहे थे उस वक्त छोड़ गए थे, उसकी बात कर रहे हैं वापस लेने की। तो सर, एक तो बात ये कि क्या ये मुमकिन हो सकेगा आपके ख्याल में, और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये कि छोड़ा क्यों था असलहा अपना वहां पर? जी, ये गैर जिम्मेदाराना विड्रॉल था। हम उस वक्त भी कह रहे थे कि आप इररिस्पॉन्सिबल विड्रॉल ना कीजिएगा, उसका बड़ा नुकसान होगा। लेकिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इतनी तेजी में थी कि उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा। हालांकि एक इंटरिम गवर्नमेंट छोड़ के जाना चाहिए था, अपना असला नहीं लेके छोड़ के जाना चाहिए था उनको। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने बड़ा हेस्टी विड्रॉल किया। उसकी वजह से हमें भी और अब सारी दुनिया को नुकसान होगा, क्योंकि वो सब असला टेररिस्ट के हाथ लग रहा है। तालिबान की भी रिट कमजोर हो रही है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस वहां पे आ रही हैं। आज पाकिस्तान सफर कर रहा है टीटीपी की वजह से, कल को बाकी हमसाए भी जो हैं वो मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो ये अमेरिका ने बहुत बड़ी गलती की। क्या वो वापस ले सकेंगे? इतना आसान नहीं होगा। ना तालिबान देना चाहेंगे, ना ही वो जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस मिलेंगी। इसलिए ये पाकिस्तान पे मुमकिन है दबाव डालें कि आप हमें वो असला लेकर दें। भाई हम कैसे लेकर दें? आपने एक गलती की बहुत बड़ी। बहरहाल इस मामले में मेरे ख्याल में दोनों मुल्कों में थोड़ा सा ताउन में होता देख रहा हूँ। सर, बुरी हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात की खबरें आ रही हैं, काबुल और कंधार ग्रुप की बात हो रही है, तो इसके क्या असरात होंगे सर खित्ते में स्पेशली? मुझे तो लग रहा है कि अगर ये तालिबान ने अपना रवैया ना बदला और जो इन्होंने वादे किए थे, देखिए ना, वादा खिलाफी कर रहे हैं। इन्होंने वादे किए थे कि हम एक इंटरिम गवर्नमेंट, इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएंगे, हम औरतों के
पढ़ने का हकूक और उनके काम करने के हकूक की हिफाजत करेंगे। हम जो कोई टेररिस्ट एंटिटीज को अपनी सरजमीन इस्तेमाल, वो कुछ भी नहीं माना, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो ये तो अगर आपस में भी इख्तिलाफात हो जाते हैं, मुझे दोबारा सिविल वॉर की तरफ जाता नजर आ रहा है अफगानिस्तान, जिसका मतलब है कि सारे जो ममालिक हैं अफगानिस्तान के, उन सब के लिए बड़ी यानी मसाइल बढ़ सकते हैं। तो ये कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है। तालिबान ने अपने लिए भी एक अजाब पैदा किया है और पूरे अपने खित्ते के लिए कर रहे हैं। उनको होश के नाखून लेने चाहिए। जो जिस मुल्क ने उनका इतना साथ दिया, इतना एक किस्म का उनके लिए कोई हमने कोई मुश्किलात खड़ी नहीं की, तो उसके साथ भी आप ये इस तरह एहसान का बदला कर रहे हैं कि आप वो टीटीपी को असला दे के और उनको यहाँ पे हमारी तरफ भेज रहे हैं। ये कोई अच्छी रविश नहीं है। अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान हमसाया मुल्क है, अगर वो हमारे साथ अच्छे तरीके से रहें तो अफगानिस्तान का कहीं ज्यादा फायदा होगा, पाकिस्तान का भी होगा, लेकिन अफगानिस्तान का कहीं ज्यादा फायदा। ये जो सोच है उनके अंदर, वो मेरे ख्याल में आपस में इख्तिलाफात इसीलिए पैदा हो रहे हैं कि काबुल वाले लोग जो है वो प्रेगमेटिक हैं, वो देखना चाह रहे फायदा होगा, जबकि कंधार के लोग जो किसी और दुनिया में रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एजाज चौधरी साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। इंतहाई अहम इंटरनेशनली मामलात किस तरह से चेंज हो रहे हैं ट्रम्प साहब के व्हाइट हाउस में आने के बाद और अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, इस पर बड़ी डिटेल गुफ्तगू कर रहे थे। आपका बेहद शुक्रिया। कैसर अहमद शेख साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, वफाकी वजीर हैं बराए बहरी उमूर के, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले मुझे ये फरमा दीजिए, वज़ीर आज़म ने कैबिनेट में तोसी की है, एक तरफ बात होती है सर किफ़ायत शियारी की, दूसरी तरफ अखराजात कम करने की बातें होती हैं, और तीसरी तरफ हम देखते हैं कि अरकान असम्बली की तनख्वाहों में माशाल्लाह 150% इजाफा होता है, वज़रा की निस्फ सेंचुरी हो जाती है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं ये महसूस करता हूँ कि जब तक जो ब्यूरोक्रेसी की बात होती है ना, तो कोई उस पर बात नहीं करता। और ये जब पॉलिटिशियंस, देखिए 17 ग्रेड से लेके 22 ग्रेड तक हमारे मुख्तलिफ इदारों में ब्यूरोक्रेट्स हैं, हम सब उनसे डील करते हैं, और जिस तरह वो परफॉर्म कर रहे हैं ये भी सबको पता है। SOEs जो हैं पाकिस्तान के, वो 700 अरब सालाना खसारा कर रहे हैं। 10 सालों में 6000 अरब रुपए, जिनको आप ज़्यादा तवज्जो तो हमारी उधर होनी चाहिए, इतना वसी खसारा हो रहा है। ये जो पॉलिटिशियन होते हैं ना, हर पॉलिटिशियन अपने अपने हल्के से इलेक्ट होके, पहले तो एक 8 लाख का हल्का होता है और फिर 11% शायद परमिशन है पार्लियामेंट के, टोटल पार्लियामेंट के आप मिनिस्टर बना सकते हैं। ये कानूनी और आईनी इजाज़त है। अगर हम पॉलिटिशियंस को मौका नहीं दे के, मैं अगर मिनिस्टर हूँ ना, तो जब मैं एज एन MNA अपने इलाके में जाता था तो मेरे ऊपर इतने इलाकाई जो हमारे वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी तवज्जो कम करती थी। अब जब मैं एज ए मिनिस्टर जाता हूँ तो लोगों को काफ़ी रिलीफ मिलता है, मेरी बात में ज़्यादा वो तवज्जो करते हैं और लोगों को बेनिफिट होता है। हज़ारों लाखों लोग एक कॉन्स्टिट्यूंसी में होते हैं। अब मेरे पास पूरी 4 डिवीजन में से मैं वाहिद इलेक्टेड मिनिस्टर था। अगर इजाफा किया गया ना, और सर वो जो गैर मुंतखब लोगों को आपने शामिल किया है, मिसाल के तौर पर सर परवेज़ खटक साहब को ले लीजिए, वो भी अब कैबिनेट का हिस्सा हो गए हैं, और ये वो शख्सियत हैं कि जिन पर आप लोग कल तक करप्शन के इल्ज़ामात लगाते थे, उनकी गिरफ्तारी का मुतालबा भी आप लोगों की तरफ से किया जाता था। वो आपके साथ एक मेज़ पर होंगे, कैबिनेट का हिस्सा वो बन गए हैं। आपके खैबर पख्तूनख्वा के कई सीनियर रहनुमा भी इस तैनाती पर नाराज़ हैं सर। तो ये ख्वाहिश किसकी है, प्राइम मिनिस्टर साहब की या उनके बड़े भाई की? सर किसकी ख्वाहिश पर आए हैं वो कैबिनेट में? देखिए, ये मुश्तरका होता है, पार्टी में जो फैसला होता है ना मुश्तरका होता है। उनके बड़े भाई भी हमारे क्योंकि लीडर हैं PMLN के, वो सिफारिश तो किसी न किसी की आती है ना सर, और कायद हैं, और प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं, क्योंकि ये पार्टी की होती है ना। और मैं ये महसूस करता हूँ कि आपने 2-3 ऐसे सर फैसला पार्टी का होता है, लेकिन किसी इनफरादी शख्सियत की तरफ से सिफारिश तो आती है ना, तजवीज़ तो आती है ना सर। तो वही मैं पूछ रही हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने तजवीज़ किया नाम, या मियां नवाज शरीफ साहब ने तजवीज़ किया, या किसी और ने? नहीं, ये तो देखिए ना, ये मेरे नॉलेज में ना कहीं कैबिनेट में ये डिस्कस होता है। मैं कैबिनेट का मेंबर हूँ, वहाँ तो डिस्कस होता नहीं। और ये अभी बातें सामने आ जाती हैं, अभी तक ये पता नहीं है। मेरे ख्याल में तो मुश्तरका कोशिश होती है, ये मैं समझता हूँ। और जो 3 मुशीर शामिल किए गए हैं, वो बड़े अपनी अपनी जगह पे कॉम्पिटेंट और बड़े सीजन पॉलिटिशियन हैं।
आपने देखा होगा। ये ठीक है कि आप कह रहे हैं कि पहले कोई इख्तिलाफ रहता है, पर पॉलिटिशियंस में तो बिल्कुल है पार्टी में इख्तिलाफ तो रहता ही है, कोई दो राय नहीं है। घर में भी इख्तिलाफ होता है। अगर केपी के तो फिर आपस में चीफ मिनिस्टर थे, वो वक्त भी हमें बहुत अच्छे तरीके से याद है, पर उसके बाद जो तब्दीलियां हुई वो भी फिर केपी के हमारे सामने। मुझे ये फरमाइए सर, फैसल वावडा साहब ने केपीटी की 40 अरब की जमीन 5 अरब में देने का दावा किया था सर। मेरे प्रोग्राम में राना एहसान अफजल साहब ने बताया कि वजीर आजम ने इस हवाले से एक कमेटी बना दी है जिसने अपनी तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट भी भिजवा दी है। तो क्या सामने आया उस रिपोर्ट में सर? नहीं, इस पे कोई कमेटी मेरे नॉलेज में नहीं है। राना साहब को शायद वो एक ड्रेजिंग पे कमेटी बनाई थी। पहले केपीटी की जो ड्रेजिंग हुई थी ना, मुख्तलिफ अखबारों ने उनके बारे में लिखा था, तो उस पर एक तहकीकाती कमेटी बनी थी और उसकी रिपोर्ट जो है वो रिवील होगी, उस पर डिस्कस हुआ है। ये फैसल वावडा साहब ने सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में ये बात की थी कि 500 एकड़ ज़मीन ये 2005 में अलाट हुई थी। ये उस वक़्त एडवर्टीज हुआ था 2005 में, और फिर उसकी 2% सिर्फ पेमेंट उस पार्टी ने की, बाकी 8% पेमेंट और करनी थी, उसने नहीं की और वो कोर्ट में चले गए। और वो अभी तक उसमें कोर्ट के तहत वो स्टे उन्होंने लिया हुआ है, लेकिन वो ज़मीन उनको उसके बाद फैसला ये किया गया कि आउटसाइड द कोर्ट, क्योंकि 15 साल से ये केस चल रहा था कि आपस में एमिकेबली कोई ना कोई रिजॉल्व किया जाए, तो बोर्ड ने कोई फ़ैसला किया है। लेकिन वो भी फ़ैसला जो है उस पर भी उस पार्टी ने उसकी पेमेंट भी नहीं की। जो नया फ़ैसला हुआ था, जो फैसल वावडा साहब कह रहे हैं ना, वो सही कह रहे हैं कि काफ़ी रेट कम था जिस पे ये आउटसाइड द कोर्ट फैसला किया जा रहा था कि चलो उस पुराने मसले को रिजॉल्व करें, लेकिन वो रेट ठीक नहीं था। मैं एग्री करता हूँ, लेकिन वो भी उस पार्टी ने एक्सेप्ट ही नहीं की। और ये मामला नैब के पास भी है, और वो अभी जो हमारी ऑफ़र थी वो भी बोर्ड ने ही ऑफ़र की थी। मेरे नॉलेज में तो नहीं थी वो बात, लेकिन फैसल वावडा साहब ने कहा तो मैं पोर्ट कासम गया और जाके मैंने इंफॉर्मेशन ली, तो वो ऑफर भी अब बोर्ड ने वापस ले ली है। तो किसी किस्म की जमीन किसी के हैंडओवर नहीं हुई। जिस जमीन की बात हो रही है समुंदर के 15 साल पुराना मामला है। कैसे साहब, ये जिस जमीन की बात हो रही है सर, ये है कहाँ जमीन और कौन लोग थे जिनको ये जमीन दी गई थी और किसके लिए दी गई थी सर? ये 20 साल पुराना, 15 साल नहीं 20 साल पुराना वाक़या है। 2005 का वाक़या है। उस वक़्त ये ज़मीन की एडवर्टीजमेंट की गई थी, कुछ डॉलर्स में, US डॉलर्स में दिया गया। उस पार्टी ने सिर्फ 2% उसकी पेमेंट की और बाकी 8% कुछ थोड़े दिनों बाद करनी थी। उसने पेमेंट करने की बजाय, क्योंकि हमने जब कहा बोर्ड ने उनको कहा कि आपने पूरा बताया ना कि ये मामला कोर्ट में चला गया, फिर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने की कोशिश की गई। ये बिल्कुल आपने सारी बातें बताई। मैं तो ये पूछ रही हूं कि किसको गई थी जमीन, कहां पर है? ये एक पार्ट ये समुंदर के बिल्कुल तय पे है, समुंदर के करीब है, लो लाइंग एरिया में है। मैं जाके ज़मीन मैंने देखी है, वैसे भी मैं फेमिलियर हूँ उस पूरे पोर्ट कासम के ज़मीन से। तो वो जो ऑफ़र दी गई थी ना, जो ऑफ़र मेरे वाफदा साहब सही कह रहे हैं कि रेट उसका बहुत कम था, और ये इंडस्ट्री लगाने के लिए मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल यूज़ था इसका, लेकिन वो तो दी नहीं गई ना ज़मीन। तो उसने पेमेंट ही 8% नहीं की। जो नई ऑफ़र थी ना, जो कम रेट की ऑफ़र थी, वो भी उस पार्टी ने पेमेंट नहीं की। और नैब में भी वो केस चल रहा है और कोर्ट्स में भी चल रहा है। और हमारी जो ऑफ़र थी हमारे बोर्ड की, वो भी उन्होंने वापस ले ली है ऑफ़र भी। तो कोई एक्चुअल किसी किस्म की ट्रांजैक्शन यानी ज़मीन हैंड ओवर नहीं हुई, और अभी तक वो कोर्ट में और सर ये भी ज़रा मुझे बता देंगे कि केपीटी के जो एम्प्लॉयज़ हैं, स्पेशली ड्राइवर्स, उनको डॉलर्स में तनख्वाह दी जा रही है? इज़ इट ट्रू? नहीं, उनको रुपये में तनख्वाह मिलती है, लेकिन उनकी तनख्वाहें बहुत ज़्यादा हैं, जो कि आम स्केल से ना काफ़ी ज़्यादा है। उसमें हम रिफॉर्म्स कर रहे हैं। केपीटी में आप ये अंदाज़ा कीजिए, जो ओवर टाइम था ना, वो जो ओवर टाइम तकरीबन 14 करोड़ रुपए महीने का था, वो कम होके अब 7-8 करोड़ हो गया। ये सिर्फ एक ओवर टाइम 6 करोड़ रुपए महीना कम हुआ है। फिर जो इनके जो जैसे आप कह रहे हैं बहुत बड़ी बड़ी तनख्वाहें हैं आम ड्राइवर की, और आम के भी 1.5-2 लाख, और ये बहुत अरसे से ये सारे मामला चल रहे थे। सर मुझे क्लोज करना है, सिर्फ मुझे हाँ या ना में बता दीजिए कि ये कम करने के चक्कर में और ओवर टाइम के चक्कर में कुछ करप्शन भी हो रही थी?
नहीं, करप्शन नहीं हो रही थी। इन्होंने खुद बोर्ड में फैसले किए थे पिछले सालों में, बोर्ड में ही फैसले करके उनको ओवर टाइम, जो कि ओवर टाइम मुनासिब नहीं है, पहले ही तादाद ज़्यादा है, हमारे ख्याल में ज़रूरत ही नहीं है ओवर टाइम की। कैसा प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे, सेगमेंट का वक्त मेरे पास बिल्कुल ख़त्म हो गया, ब्रेक लीजिए नाज़रीन, वापस आइए। प्रोग्राम में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। सहरी की बरकत, इफ्तार का नूर, दिलों में रोशन हो तहारत का नूर। ये माह इबादत है, माह इताअत, ये माह सखावत है, माह खैरात है, इबादत का मौसम, मग़फ़िरत की रात। मुबारक तुम्हें रमज़ानुल मुबारक आ गया है, मोमिनों की मग़फ़िरत का सामान आ गया है, माह नुज़ूल कुरान आ गया है। क़ैद में यकीनन शैतान आ गया है, लेकिन क्या हमारे अंदर का शैतान नफ्स भी कैद होगा? क्या हमने अपने वजूद को इस काबिल बना लिया है कि हम इस माह मुक़द्दस की बरकतें समेट सकें? क्या हमने झूठ, रियाकारी, फरेब, धोखा, मिलावट, मकर, अय्यारी, दजल, बेईमानी, बददियानती से तौबा कर ली है? क्या इस रमज़ान भी हम सर पर टोपी तो पहन लेंगे लेकिन दूध में मिलावट नहीं छोड़ेंगे? क्या हम इस रमज़ान भी हाथ में तस्बीह तो ले लेंगे लेकिन धोखा देकर ख़राब सब्जियां बेचना नहीं छोड़ेंगे? क्या हम इस रमज़ान भी सर पर दुपट्टा तो रख लेंगे लेकिन चुगलखोरी, बदगुमानी, नफ़रत अंगेज़ी नहीं छोड़ेंगे? क्या हम इस रमज़ान भी बात तो इस्लाम की करेंगे लेकिन शहद में चीनी, गंदुम में रेत मिलाकर ही बेचेंगे? क्या हम इस रमज़ान भी सजदों से अपनी पेशानी को ज़ख्मी तो कर देंगे लेकिन रमज़ान का फ़ायदा उठाते हुए नाजायज़ मुनाफाखोरी, फलों का रेट 300 गुना बढ़ाकर ही बेचेंगे? क्या हम इस रमज़ान भी तिलावत कुरान पाक तो शुरू कर देंगे लेकिन कुरान पाक के नूर से दिलों को रोशन नहीं कर सकेंगे? क्योंकि हम रोज़े तो अल्लाह रब्बुल जलाल के लिए रखेंगे लेकिन गुस्सा अपने आसपास वालों पर निकालेंगे, जैसे रोज़ा रखकर हमने अपने घर वालों पर, दफ्तर वालों पर या राहगीरों पर एहसान किया हो। अफसोस के साथ इस रमज़ान में भी क्या हमें मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान से यही ख़बरें सुनने को मिलेंगी कि रमज़ान में स्ट्रीट क्राइम में इजाफ़ा हो गया है, जल्दबाजी की वजह से रोड एक्सीडेंट्स में इजाफा हो गया है, बाज़ारों में लूट मार में इजाफा हो गया है, सब्जी से लेकर गोश्त, फल से लेकर खजूर, मशरूबात से लेकर मिठाइयों की कीमतों में इजाफा हो गया है? ये इसलिए है कि हमने रमज़ान को भी एक कल्चरल इवेंट बना लिया है। ये इबादत है, इसे इबादत ही रहने दें। इन बाबरकत अय्याम को फेस्टिवल ना बनाएं, क्योंकि रोज़ा बातिन की पाकीज़गी के लिए है, रोज़ा क़ुर्ब इलाही के लिए है, रोज़ा मारिफत इलाही के लिए है, रोज़ा जिस्म को भूखा रखकर रूह को ग़िज़ा देने के लिए है, रोज़ा एक दूसरे के एहसास के लिए है, रोज़ा अपना रिज़्क़ बांटने के लिए है। इस रमज़ान अपने दुनियावी औकात कार को ही न बदलिए बल्कि अपने ज़ाहिर और बातिन को भी बदलने की कोशिश कीजिए। अगर हम इसमें कामयाब हो जाते हैं ना तो विसाल हक़ को पालेंगे, नफ्स मुतमइन्ना को पालेंगे, क्योंकि मारिफत इलाही का हुसूल ही तो असल ईद है। अगर बतौर फ़र्द हम ख़ुद को तब्दील करने में कामयाब हो गए ना तो यकीन कीजिए कि हुक्मरान भी तब्दील हो जाएंगे, तर्ज़ हुक्मरानी भी तब्दील हो जाएगी, हमें सदाकत भी नसीब होगी और शुजाअत भी, और इंशाअल्लाह हम ही वो होंगे जिनसे लिया जाएगा काम दुनिया की इमामत का। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो, नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए, फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।